हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जो सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोग साथ में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया मिले कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है सीयूटी में, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर। आप लोग भी चेक करना कि क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोग भी चेक करना आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ो, उन क्वेश्चंस को याद करो, और उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी याद करो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हम लोग इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि आप कौन से फील्ड में वीक पढ़ रहे हो, आप कौन से चैप्टर्स को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ओके, so let's start from question number 1. Name the education minister in first cabinet of free India. फ्री इंडिया मतलब आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? वेरी वेरी इजी आंसर। जो बच्चे बोल रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनका आंसर गलत है, उनके टकले पे पड़ेगा डंडा। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ही वॉज होम मिनिस्टर, ही वॉज फर्स्ट होम मिनिस्टर, वो पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम। पहले का आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फेमस लीडर हु वाज मेंबर ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो फेमस लीडर कौन थे जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, जो उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, मतलब कार्यकारिणी के सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य थे, उनके कार्यपालिका के सदस्य कौन थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय। वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय पे वाइसराय के कार्यपालिका के मेंबर थे वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोमिनेंट पंजाबी पोएट एंड फिक्शन राइटर अमृता प्रीतम वाज एडिटर ऑफ विच पंजाबी मंथली मैगजीन। एक पंजाबी पोएट हैं, पंजाबी कवि हैं, ठीक है, जिनका नाम है अमृता प्रीतम। वो कौन सी पंजाबी मंथली मैगजीन लिखती थी, मतलब हर महीने आने वाली कौन सी मैगजीन को लिखती थी? वो लिखती थी नागमणि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे हिंदी में हैं वो हिंदी वाले क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूं। नेम द गांधीयन वर्कर हु वेंट ऑन अ फास्ट इन 1946 डिमांडिंग दैट टेम्पल्स इन मद्रास प्रोविंस बी ओपन्ड टू दलित्स। वो कौन गांधी के वर्कर वो कौन थे, मतलब गांधी से जुड़े हुए थे वो, तो वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने 1946 में फास्ट किया था, मतलब धरना किया था। क्या बोलते हैं यार फास्ट को, एक मिनट, भूख हड़ताल। उन्होंने भूख हड़ताल करी थी कि मद्रास में जो भी मंदिर हैं उनमें दलितों की एंट्री भी की जानी चाहिए। पहले क्या होता था, साउथ इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, वहां पे दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। तो वो कौन थे जिन्होंने 1946 में उसके खिलाफ भूख हड़ताल करी थी? पटेल जी, पोटी, श्री रामुल्लू, राजकुमारी अमृत कौर, रफी अहमद किदवाई। वो थे, नाम से पता चल रहा है यार, कौन करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने कभी नहीं ऐसा करा। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर बिल्कुल नहीं, राफी तो बिल्कुल नहीं। कौन बचे यही पता, और तुम वैसे भी पता कर सकते हो यार, नाम ही अलग लग रहा है, साउथ इंडियंस के नाम अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन रेवोल्यूशन डिलीवर्ड ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मेनली अ राइज इन। ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज के लिए था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, व्हीट के लिए, या लेंटिल्स के लिए? लेंटिल्स होती है मसूर की दाल, ठीक है, उसके लिए था। आंसर नहीं बोल रही हूँ, लेंटिल्स का मतलब बता रही हूँ। ठीक है, वो तो तुम बताओगे आंसर की किस चीज के लिए था। ये था व्हीट प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है, जब भी मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है तब मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? KN राज, PC, JC कुमारप्पा, गोपाल स्वामी। ही वॉज PC महाल। दोबारा अटक गई यार नाम लेने में समझ लो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In which year Britain attacked Egypt over the issue of nationalization of Suez Canal? स्वेज कैनाल को लेके ब्रिटेन ने इजिप्ट पर कब हमला किया था? कौन से साल में हमला किया था? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन सीयूटी में बहुत बार देखने को मिला है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 1956 में ब्रिटेन ने हमला किया था इजिप्ट पर स्वेज कैनाल को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1955 में एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया की कौन सी सिटी में हुई थी? एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 में इंडोनेशिया के कौन सी सिटी में हुई थी? जकार्ता। जकार्ता से मुझे आया कि ये आसियान की क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आसियान का हेडक्वार्टर है। बताओ कौन सी सिटी में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो आधा करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसमें से करंट अफेयर, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बांदुंग, बैंडुंग, हाँ बैंडुंग यहाँ पे हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A group of Congress leaders who were in control of party's organization. It was led by K. Kamaraj, former Chief Minister of Tamil Nadu and then Congress President. This group was known as, कांग्रेस पार्टी में एक छोटा सा ग्रुप था पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रोल करते थे। ठीक है, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो सबको कंट्रोल करती थी, और ये जो ग्रुप था ये थोड़े से एल्डर लीडर्स का था। ठीक है, ये इसको लीड करते थे के कामराज, जो कि उस टाइम पे तमिलनाडु के सीएम भी थे एक टाइम पे, और बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे कांग्रेस के। तो ये इस ग्रुप का क्या नाम था? कार्टेल? नो। काउंसिल? ये तो नाम ही नहीं है भाई। डायरेक्टरेट? ये भी नाम नहीं है, पोस्ट है। सिंडिकेट यार, मैंने आपको बहुत बार कह रही हूँ कि आप बहुत बार क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर सकते हो, आंसर से कर सकते हो, तो एक बार ट्राई करना, अगर नहीं आए तो एक बार ऑप्शन से करने की कोशिश करना, और बिल्कुल ना आए तो छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, हमें ये याद रखना है। A Hindi writer awarded with Padma Shri returned his award in protest against the suspension of democracy. एक हिंदी राइटर है जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला था, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना पद्म श्री वापस कर दिया था अगेंस्ट सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उनका कहना था कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है या डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। तो वो कौन थे? शिवरामा कारनाथ, गिरिराज किशोर, फणीश्वरनाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार। वो थे फणीश्वरनाथ, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, इन्होंने वापस कर दिया था अपना पद्मश्री अवार्ड। Under which article the President of India can impose emergency on ground of internal disturbance? Very very easy question. वे कौन से आर्टिकल के तहत हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? आर्टिकल 352। Who formed Mizo National Front Group? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। लाल डेंगा, आपको याद होगा कि मिजोरम में लाल डेंगा के साथ में राजीव गांधी ने ट्रीटी करी थी, याद रखा करो बच्चों। Which of the following statement is correct? Shah Commission was appointed in 1977. Railway strike 1975. General elections took place in, कौन से general election भाई? BSP formed in the government in 1977. कब, ये कब हुआ? इसमें सिर्फ एक ही करेक्ट पूछा है, तो इसमें एक ही करेक्ट है। ठीक है, शाह कमीशन 1977 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dravidian movement led to the formation of Dravidar Kazhagam under the leadership of which social reformer? जो द्राविडियन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, साउथ इंडिया में हुआ था ये, इसमें द्राविडर कज़ागम बनाया गया था, तो उसके लीडर कौन थे? उसके लीडर कौन थे? ईवी रामसामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजामंडल? प्रजामंडल बनाए गए थे किसके लिए? प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ठीक है, जो रजवाड़े थे ना उनके लिए बनाए गए थे, और किसने बनाए थे? इसको बनाया था गांधी जी ने, ताकि जो प्रिंसली स्टेट्स में लोग रह रहे हैं उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना जगे, उनमें भी नेशनलिज्म की फीलिंग आए। ठीक है, इसको बनाया था काजी, जो काजी थे उन्होंने इसको ढूंढा था, काजी दोरजी। बाकी तुम पढ़ लो यार आगे। The origin of Dalit Panther in 1972 was formed in state of, दलित पैंथर्स कौन से स्टेट में थे? केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। Which state it was?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो डेट वाले क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दलित पैंथर्स जो थे 1972 में इस ग्रुप को बनाया गया था, तो ये कौन से स्टेट में इनका ओरिजिन देखने को मिलता है? केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा। आई होप कि आप लोग ट्रैक कर रहे होगे कि आपसे कितने आंसर्स हो रहे हैं, कितने आंसर्स आप लोगों से नहीं बन रहे। साथ साथ में ट्रैक करते चलो। इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। In January 1988, around 20,000 farmers had gathered in city of Meerut, UP, protesting against the increasing electricity rates. These farmers were member of the 1988 में 20,000 से ज्यादा किसान इकट्ठे हुए थे मेरठ यूपी में, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि बिजली का बिल काफी ज्यादा आ रहा था। तो वो कौन से किस चीज के मेंबर थे? वो सारे के सारे किसान किस चीज के मेंबर थे? भारतीय किसान यूनियन के मेंबर थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। वो सारे के सारे किसान भारतीय किसान यूनियन के मेंबर थे। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति वॉज फॉर्म्ड बाय। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति को किसने बनाया है? इसको बनाया है कांशी राम ने। कांशी राम। कोड नेम ऑफ द बॉम्ब ड्रॉप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। किसने गिराए थे? नागासाकी है, ठीक है। किसने गिराए थे वो बॉम्ब्स? मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था ये भी याद रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था ये भी याद रखना। किस किस के बीच में ये वॉर हुआ था ये भी याद रखना। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो बॉम्ब गिराया गया था, अरे आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, यूएसए ने बॉम्ब गिराया था। शिट, आपका एक आंसर गया। मतलब एक क्वेश्चन जो मैं पूछने वाली थी उसका आंसर तुम्हें मिल गया। तो क्वेश्चन ये है कि जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था उस बॉम्ब का नाम क्या था? अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि बॉम्ब्स के भी नाम थे। हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। START-1 was signed by USSR President Mikhail Gorbachev and President George Bush in, कहाँ पे ये? अच्छा, START-1 संधि जो थी, ये जो ट्रीटी हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? कौन सी जगह पे हुई थी? सारी ट्रीटीज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है वन शॉट में। आप उस वन शॉट को जरूर जरूर देख के जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रीटी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो START-1 ट्रीटी हुई थी मॉस्को में। During his regime, the US President William Bill Clinton focused upon which of the following issued in foreign policy? जो बिल क्लिंटन थे उन्होंने किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया था? हमने ऑलरेडी इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है। उन्होंने सॉफ्ट इश्यूज के ऊपर ध्यान दिया था। सॉफ्ट इश्यूज होते हैं जो भी इंटरनल मैटर होते हैं किसी भी कंट्री के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, या ट्रेड अच्छे से नहीं हो रहा है, या मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, इनकम नहीं आ रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, इन सब चीजों से रिलेटेड वो उन्होंने सब पे ध्यान दिया था। और हार्ड इश्यूज की तरफ, मतलब वॉर से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने किया था? यूएसए ने किया था। इराक पर हमला किया था। क्यों हमला किया था? क्योंकि उसने कहा था कि इराक कुछ ऐसे हथियार बना रहा है, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे आर्म्स बना रहा है जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तबाही कर सकते हैं। ये हुआ था 19 मार्च 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। USA extended massive financial help for reviving Europe's ravaged economy under the। USA ने बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प दी थी यूरोप जब वो वॉर में उलझा पड़ा था। कौन से प्लान के अकॉर्डिंग? इट वाज मार्शल प्लान, ठीक है। उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसने हेल्प करी थी। ये तब की बात है जब जो सोवियत यूनियन था, सोवियत सिस्टम जो था वो खत्म होने वाला था, मतलब डिसइंटीग्रेट होने वाला था, उस टाइम की बात है ये। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन। चाइना ने अपने रिश्ते यूएसए के साथ कब अच्छे करे थे? चाइना ने अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम उठाया था कि उसने यूएसए के साथ दोस्ती करी थी। उसके बाद उसने 4 पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन अपनाए थे। फिर उसने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी।
ये सब चीजें कब कब अपनाई थी इनको याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज याद रखना, ठीक है, इनको प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये अपनाया था उन्होंने 1972 में। Next question, SAARC members signed the South Asian Free SAFTA. The agreement was signed in 2004 and came into effect. जो SAARC था उसमें साफ्टा साइन किया गया है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सभी देश एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड कर सकते हैं। साइन 2004 में हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ था? इम्प्लीमेंट हुआ था 1 Jan 2006। The UN was founded as a successor of, यूएन बनाया गया है ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, और बट सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इस वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं रहा और उसको खत्म कर दिया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशन, और इस वजह से यूएन को उसका सक्सेसर भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which treaty between United States and Soviet Union signed in 1972 tried to stop using missiles as a defensive shield to launch nuclear attack? कौन सी ट्रीटी हुई थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में 1972 में, जो ये कहती है कि हमें मिसाइल्स को यूज नहीं करना है एज अ डिफेंसिव शील्ड और न्यूक्लियर अटैक नहीं करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नाम है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। इसमें कहा गया था कि हमें कोई भी मिसाइल्स को लॉन्च नहीं करना है एज अ डिफेंसिव शील्ड, मतलब अपने बचाव के लिए। Next question, Backward and Minority Communities Employees Federation was formed in, Backward and Minority Community Employees, ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक फेडरेशन है, तो ये कब बनाई गई थी? इसको कब बनाया गया था? 1978 में। ये कुछ नाम है जो आपको अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग में रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल पे इंडिया ने कब साइन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2002 में, ठीक है। रियो समिट सबसे पहली चीज कहाँ पे हुआ है? तो रियो दी जेनेरियो, ब्राजील में है ये, ठीक है। समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, किस किस चीज से डील करता है? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसमें 21 चीजें बताई गई हैं जिस पर ध्यान देना है, इसकी वजह से इसको एजेंडा 21 कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए हुआ है ताकि हम लोग जो हमारी लेयर है, विच लेयर, ओजोन लेयर, उसको बचाने की बात हो रही है, ठीक है, उस पे सुधार की बात हो रही है, उस चीज के लिए उसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ मीटिंग ऑफ WSF वर्ल्ड सोशल फोरम 2004 में हुई थी, कहाँ पे ये हुई थी? पोर्टो अलेग्रे, जो भी है यार, पोर्टो अलेग्रे। The intensification of global flow of goods, services, ideas and people is defined as what? इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज आइडियाज, मतलब अगर किसी का गुड्स सर्विसेज आइडियाज और पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अगर आपको याद हो तो ये हम लोग पढ़ते थे एज अ डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये इसका आंसर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में ही चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो आइडियाज हो, चाहे वो खुद लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a feature of Indian foreign policy? इसमें से कौन सी इंडियन फॉरेन पॉलिसी नहीं है? नॉन अलाइनमेंट बिल्कुल है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी, ठीक है। पंचशील, चाइना के साथ हमने 5 वादे किए हैं, उसको कहा जाता है अपोजिशन टू मिलिट्री अलायंस, हम किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनते हैं, ये हमारी वो नहीं है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इसका आंसर होगा ये न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरूज कैबिनेट। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के दौरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? वेरी इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसके सवाल में जवाब है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा भाई क्यों जवाहरलाल नेहरू दे दिया जब क्वेश्चन में दिया हुआ, बेटा आंसर यही है, जवाहरलाल नेहरू खुद ही फॉरेन मिनिस्टर थे, वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, वो खुद फॉरेन मिनिस्टर थे। Next question, the key objective of which convention formed in 1992 was to provide an international framework within future actions could be taken to reduce the threat of global warming. ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है 1992 में? वेरी वेरी इजी, UNFCCC, 3 बार सी बोला मैंने। In which of the following cases the Supreme Court devised the innovative doctrine of basic structure of constitution? इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा
बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे रिलेटेड अपना फैसला सुनाया था, ठीक है। और ये कहा था कि हमारा कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट केस वो था केशव नंदा भारती केस। इसमें ये कहा गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। Which of the following multilateral forums in India is a member of along with USA, Australia and Japan? ऐसा कौन सा मल्टीलेटरल फोरम है जिसमें इंडिया भी है, यूएसए भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और जापान भी है? 4 ही देश है, 4 फॉर क्वाड। ओके, 4 को हम लोग क्वाड भी बोलते हैं ना। द फिनोमिना ऑफ dominant culture influencing and merging the local culture into it is called, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जो लोकल कल्चर है वो मर्ज होता जा रहा है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a character of human security? इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जो ह्यूमन सिक्योरिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? Human security is a universal concern. Human security is a people-centric. Human security means safety from chronic threats as hunger, disease, pollution. Human security is state-centric. ह्यूमन सिक्योरिटी से इसमें से नॉट पूछा, इसमें से कौन सा उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यूनिवर्सल कंसर्न है, बिल्कुल है यार, किसी एक को तो खतरा होगा नहीं, ठीक है, सभी को खतरा हो रहा है आजकल अलग अलग चीजों से। पीपल सेंट्रिक है, जाहिर सी बात है लोगों को ही खतरा होगा, रोड को तो खतरा होगा नहीं, पत्थर को तो खतरा होगा नहीं। अब ह्यूमन सिक्योरिटी किस किस चीज से है? हंगर, डिजीज, पॉल्यूशन और भी बहुत सारी चीज है, ग्लोबल वार्मिंग। स्टेट सेंट्रिक नहीं है, इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है, सिर्फ एक किसी स्टेट को नहीं है, इसमें वर्ल्ड की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Universal Declaration of Human Rights was adopted in the UN General Assembly in which year? मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस वर्ष में अंगीकृत की गई थी? वाओ, जिस बच्चे को आता होगा वो हिंदी में पढ़ के वो भी भूल जाएगा। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो यूएनओ है उसने ह्यूमन राइट्स के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया, एक अलग से देख रेख करने के लिए एक असेंबली बनाई है, ठीक है। उसको कब बनाया गया था, ठीक है, कब उसने उसको अडॉप्ट किया था? 10 दिसंबर 1948 में। अब कार्टून से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, इसमें हो सकता है आपके पेपर में कार्टून भी आ जाए। ये वाला बहुत इजी कार्टून है, ठीक है। नेम द लीडर हु इज ट्राइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट। कौन है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रिंसली स्टेट विच अनाउंस्ड इंडिपेंडेंस फर्स्ट। ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने अपना इंडिपेंडेंस सबसे पहले अनाउंस किया था? स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। मुझे पता था आप लोग इन तीनों में से ही बताओगे, बट ट्रैवनकोर भी एक स्टेट था उस टाइम पे जिसने सबसे पहले अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस करी थी, ट्रैवनकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस कार्टून द लीडर व्हाट इज डिमांडिंग फ्रॉम द अंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो ये जो कार्टून है उसमें लीडर जो है वो क्या डिमांड कर रहा है प्रिंसली स्टेट से? एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। वो एक्सटर्नल अफेयर्स में इतना मांग रहा है कि तेरे एक्सटर्नल अफेयर्स का मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है, तुम राजा रहो, बट अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स का जो भी सिस्टम है वो हम हैंडल करेंगे। द रूल ऑफ हैदराबाद कैरिड द टाइटल ऑफ, जो हैदराबाद के रूलर्स होते थे वो कौन सा टाइटल अपने लिए यूज करते थे? उनको निजाम कहा जाता था, ठीक है। Next question, name the document which was signed between the Union of India and princely states to become a part of India. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। इंडिया और बाकी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है उनको भारत में मिलाने के लिए कौन सी ट्रीटी की गई थी या कौन सा डॉक्यूमेंट साइन किया गया था? वो साइन किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब दोबारा आपके लिए कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ्स तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके आंसर्स आप खुद भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ दिन में आपके एग्जाम्स हैं एसयूटी के। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ज्यादा टेंशन मत लो, बस एक एग्जाम है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने 1 साल से मेहनत करी है एंड आई नो आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं। बस स्ट्रेस फ्री होके एग्जाम दो, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं होगा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।